ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखा जाए कि घर्षण बल क्या है। तो दो संपर्की सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। यह बल लगाए गए बल का हमेशा विरोध करता है और साथ साथ इसकी विपरीत दिशा में होता है। जैसा कि हमने बताया कि एक इंद्रव्यमान की वस्तु है जो एक सतह पर रखी गई है। जब इस पर P पुलिंग फोर्स यानी P बल लगाकर इसको खींचा जा रहा है, यह वस्तु तब तक नहीं खींचेगी, आगे की ओर बढ़ेगी जब तक घर्षण बल कमजोर न हो जाए। अगर P F के बराबर होगा तो वस्तु समतुल्य की स्थिति में यानी आगे बढ़ने की स्थिति में होगा, लेकिन वह वस्तु आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। कब वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी, जब P इज ग्रेटर देन F यानी P पुलिंग फोर्स जो लगाया गया बल है वह घर्षण बल से अधिक होगा, तब वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी, वरना वस्तु अपने ही स्थान पर रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि घर्षण बल के 4 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है कि घर्षण बल लगाए गए बल का विरोध करता है, जो हमने परिभाषा में भी लिख रखा है, करता है अर्थात विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा नियम यह बताता है कि घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती है। अब कहने का मतलब है कि अभिलंब बल किसको कहेंगे या अभिलंब किसको कहेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, किसी सतह पर रखी, एक इस पर स्वाभाविक बल लगेगा, जो वह बल कहलाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल हमेशा पृथ्वी के नीचे की तरफ लगता है। अगर इसका द्रव्यमान को mg मान लिया जाए तो गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा, m। इसका द्रव्यमान m है तो गुरुत्वीय बल mg। अब इसके ठीक विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जो एक बल का अनुभव होगा वह नॉर्मल या इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल या हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब। अब जब वस्तु एक बल जो है वह आगे की तरफ जब लग रही हो तो दूसरा इसके विपरीत दिशा में लगेगा, यानी ये लगाया गया बल है, लगाया गया बल, और उसके विपरीत दिशा में कौन सा हो जाएगा, घर्षण बल। नियम कहता है, घर्षण बल का नियम कहता है कि घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होता है। यानी घर्षण बल को हम लोग F से सूचित किए हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो F क्या है, घर्षण बल, और N क्या है, अभिलंब। तो घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N यानी अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल को F से सूचित किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और N नॉर्मल बताते हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो है यानी समानुपाती जो है, तो जब समानुपाती को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू म्यू N। म्यू क्या है, एक नियतांक है, क्योंकि हमने इसको हटाया है, समानुपाती को हटाया है, तो म्यू एक नियतांक है। यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण नियतांक क्या कहते हैं, घर्षण नियतांक कहते हैं। तो म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण नियतांक है। अब म्यू का मान जो है वह अलग अलग होता है, वह उसके सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि दोनों जो संपर्की सतह है वह सतह किस पदार्थ का बना हुआ है, क्या वह पदार्थ चिकना पदार्थ है या खुरदुरा या रुक्ष तल है। जैसा अगर रफ है तो घर्षण गुणांक का मान ज्यादा होगा, अगर सतह चिकना है तो घर्षण गुणांक का मान कम होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो F इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू क्या बताता है कि म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण नियतांक कहते हैं। अगर म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F बाई N, यानी फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रेशियो ही क्या कहलाता है, घर्षण नियतांक कहलाता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू घर्षण बल और अभिलंब। अभिलंब बता चुके हैं कि अभिलंब हमेशा
किसी पदार्थ के ऊपर की ओर लगता है जो गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में होता है। अब इसका मान बता चुके हैं कि इसका मान बदलता रहता है। अब यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसका जो है मात्रक यानी घर्षण गुणांक का मात्रक। तो अब मात्रक देखेंगे तो ये भी बल है, ये भी बल है, दोनों समान बल का अनुपात है। तो इस स्थिति में इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक शून्य या मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन। इसी प्रकार यह विमा विहीन है, यानी इसकी विमा भी नहीं होती है, विमा विहीन है। और अगर ऑप्शन में दिया रहे कि घर्षण गुणांक का की विमा क्या होती है, तो अगर ये ऑप्शन में है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, तो ये भी चूज किया है, क्योंकि किसी का पावर 0 बराबर 1 होता है, अर्थात तुलनाहीन है। घर्षण का तीसरा नियम देख लेंगे। तो घर्षण बल क्या कहता है कि घर्षण बल संपर्की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने बतलाया है कि अगर किसी दो संपर्की सतह चिकना हो तो उस पर घर्षण बल कम लगेगा, अगर वह रुक्ष हो या रफ हो तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से घर्षण बल संपर्की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको दिखाने के लिए एक सतह को रगड़कर क्या कर दिया जाता है, चिकना जब कर दिया जाता है तो वह वस्तु आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाती है, जबकि उसको खुरदुरा बना देने पर वो उसमें घर्षण अधिक होता है, जिससे वह वस्तु आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि घर्षण बल संपर्की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल संपर्की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में वह कितना भाग संपर्क में है वह इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लेंगे एक वस्तु को चौड़ाई के रिस्पेक्ट में यानी चौड़ाई के अनुदिश रखेंगे, किसमें चौड़ाई के अनुदिश रखेंगे, तो इस पर जितना बल लगाकर इसको आगे की ओर, क्योंकि घर्षण बल तो पीछे की ओर तरफ लगता है जो संपर्क से, जितना बल इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा, अगर इसी वस्तु को और इतना ही द्रव्यमान की वस्तु को हम लोग चौड़ाई के अनुदिश रखते, यानी इसमें था लंबाई के अनुदिश, ध्यान रखना है, ये हो गया लंबाई के अनुदिश और ये हो गया चौड़ाई का। इस पर भी उतना ही बल लगेगा जितना कि इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा, जबकि इसके संपर्की सतह का क्षेत्रफल यहाँ ज्यादा है और यहाँ संपर्की सतह का क्षेत्रफल कम है, फिर भी बल उतना ही बल से उसको आगे की तरफ खींचा जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, इस जो आज घर्षण बल बतलाए हैं तो इसको ध्यान से वीडियो को देखें और अपने साथियों तक शेयर करें, और अगला जो घर्षण बल के और जो इसके भाग हैं इसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और तो इस वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें, और जिससे मेरा हौसला अफजाई हो और तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके।